देखो शुरू करते हैं सेकंड मॉक। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 6 and 8 आवर्स। मतलब एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, ये 6 घंटे लेता है, ये 8 घंटे लेता है रिस्पेक्टिवली। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। सी पाइप है वो खाली कर देता है 12 घंटों में। एलसीएम कितना आ गया इसका? 24। 4 3 2, ये माइनस की हो गई। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एट सेम टाइम, कितने टाइम में भर देंगे टैंक को? ठीक है, कितने टाइम में भर देंगे? पूरा टोटल काम 24 है, तीनों काम करेंगे तो 4 3 7 माइनस 2 कितने हो गए? 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 4 4/5, 12 चौके 48, 4 आवर एंड 48 मिनट। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 4 आवर एंड 48 मिनट। ईजी था। अब देखो इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में क्या था? ए बी सी डी की साथ में रेशियो निकाल के ए और डी की बता देते। ए की कितनी है? ए बी की 2 3, बी और सी की कितनी है? 4 5, और सी और डी की कितनी है? 6 7। साथ में साथ वाली जगह ले लेती हैं। ठीक है, अब काट दो इसको। 3 3 3, 3 2 6, कॉमन आ गया। मतलब 30, चारों में है, 3 3 कट गया। उसके बाद क्या हो गया? 4 2 8, 8 2 16, और डी का कितना है? 7 5 35, 16 35, 16 35। बीच वालों की नीड नहीं है, वरना निकाल भी सकते थे इनको 6 5 से 30, पर हमसे सिर्फ ए और डी पूछा है तो ए निकाल लिया और डी निकाल लिया। देखो अगले में क्या है? सचिन तेंदुलकर है सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। मतलब 11 इनिंग्स में उसने कुछ रन बनाए थे, टोटल 11 मैचेस खेले, उसका एवरेज जो था वो ए था। तो टोटल रन कितने थे उसके 11 मैचेस में? 11 ए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 12 इनिंग ही स्कोर 120 रन। 12वीं जो 12th मैच उसने खेला तो उसमें 120 रन बनाए। यानी 11 मैचेस का तो 11 ही था टोटल, और उसमें फिर 120 और बना दिए। अब मैचेस हो गए टोटल 12, और उसका एवरेज जो है वो 5 से बढ़ गया, यानी कितना हो गया? A+5। ठीक है, इसी चीज़ की वो बात कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 11A+120 इज इक्वल टू 12A+60। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगर ए की वैल्यू 60 आ रही है, क्या पूछा है? हिज न्यू एवरेज। ये ए तो पुराना वाला एवरेज था 11 मैचेस का, न्यू एवरेज क्या होगा? 5 ऐड कर दो 65। आंसर कितना हो गया? 65। चले आगे। हाँ जी। देखो अगले में क्या है? 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास? 12 इंटू 9, 12 9 का 108। ठीक है, दे हैव वर्क फॉर 6 days, 6 मोर मैन ज्वाइन देम। यानी 12 बंदों ने 6 दिन तक काम किया। उसके बाद 6 ने और ज्वाइन कर लिया, 12 और 6 18 हो गए, उन्होंने टी दिन में काम किया। तो काम पूछ रहा है कितने दिन में खत्म हुआ, वही रिमेनिंग वर्क, इसी टी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अगर टी की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से निकाल दो, कितने हो गए? 108 माइनस 12 6 72 इज इक्वल टू 18 टी। ठीक है, ये कितना हो गया? 108 6 और 3 36 इज इक्वल टू 18 टी। टी की वैल्यू कितनी है? 18 2 36। तो कितना हो गया? 2 दिन। यानी जो रिमेनिंग वर्क था, ये टी हमने रिमेनिंग वर्क को माना था, तो ये रिमेनिंग वर्क जो है 2 दिन में खत्म हुआ। अगर पूछ लेता टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 और 2 8 दिनों में खत्म हुआ। चलें आगे। हाँ जी। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? ए को 55% वोट मिले, दूसरे को 45 मिले होंगे। क्या बोल रहा है? एंड द रिमेनिंग वोट आर कास्टेड टू बी। ठीक है, इफ 10,000 वोट्स आर गिवन टू ए, 10,000 वोट्स ऑफ ए आर गिवन टू बी, मतलब 10,000 वोट ए के बी को दे दे तो टाई हो जाएगा। यहाँ पे टाई किस केस में होगा? 5 वोट दे दे, 5 की वैल्यू 10,000 है, 2,000 2 लाख इसका आंसर। कैसे भाई? इस एक, अगर ए को 55 वोट मिले हैं तो बी को कितने? 45 वोट मिले हैं। टाई की बात कर रहा है ना वो, टाई। तो यहाँ टाई कितने वोट देने पे होगी? 5 वोट। 5 वोट मैं इस ए के बी को दे दूंगा तो ए के भी 50 हो जाएंगे और बी के भी 50 हो जाएंगे, टाई का केस हो जाएगा। तो इसी 5 वोट की वैल्यू है वो 10,000 है, तो एक की वैल्यू 2,000, और टोटल वोट थे 100, तो पूरे 100 की वैल्यू 2 लाख। तो ये कितना हो गया? 2 लाख। आगे चलते हैं। An article is sold for rupees 1722 after giving two successive discount of 30% and 18%. What is the mark price? भाई मार्क प्राइस के ऊपर पहला डिस्काउंट दिया 30% का, तो बेचा कितने में? 70% में। ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये पहले डिस्काउंट के बाद। उसके बाद 18% का और डिस्काउंट दिया, मतलब 82 में बेचा था, तो ये दूसरे डिस्काउंट हो गया। और कितने में बेचा? 1722। ठीक है,
अब सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं इसलिए हम एक ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्काउंट निकाल रहे होते तो पहले इस एम का 30% निकालते, फिर एम में से माइनस करते, फिर उसका 18% निकालते। सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट चलता है। तो कितना हो गया, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। ये कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14 4 6 और ये दिख रहा 3 पे, 2 3 ज़ा 6 8 3 ज़ा 24, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3,000। एम की वैल्यू कितनी आई, 3,000। चलें आगे। इसमें वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लग सकता जो सक्सेसिव वाला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई ओवर 100 हाँ, वाला? क्यों नहीं मैंने लग, वही लगा के सॉल्व किया था, वो हुआ ही। ना ना ऐसे कैसे नहीं हुआ, होगा। सक्सेसिव लगाओ पहले, इसमें 30 प्लस 18 48 हो गए, ठीक है। 18 3 54 540, 5.4 फिर इसमें से माइनस किया था, ये कितना हो गया, हाँ जी, 30 माइनस कर माइनस करो 540, आप, मतलब यही वाली। 540/100 आ गया, तो 48 में से माइनस कर दो 5.4। जब 48 में से 5.4 में माइनस करूँगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6 तो पीछे बच जाएगा और 42 यहाँ बच जाएगा, तो 42.6 ये आया था। अब ये जो है ना, ये इतने का डिस्काउंट दे रहा है, ये हाँ जी, हाँ जी। मार्क प्राइस पे आपने 42.6 निकाला होगा। फिर अगर मैं मार्क प्राइस पे 42.6 निकालूंगा तो ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है कि इतने का डिस्काउंट मिला है मेरे को। लेकिन मुझे क्या निकालना है, 42.6 नहीं निकालना मेरे को। मेरे को निकालना है इसका 57, हाँ 57.4। मुझे निकालना है मार्क प्राइस का 57.4, क्योंकि मार्क प्राइस का 57.4 ही तो सेलिंग प्राइस है। तो अगर मैं अब इसको सोल्व करूंगा, 574 यहाँ हो गया और इसको मैं लिख दूं यहाँ पे 1722, ठीक है। ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया, तो सॉल्व करते हैं अब इसको। 574 तो 7 पे जा रहा है, 7 अब 8 हो ज़ा गया, वही 82 वाला कर और दिया। ये 246, वही सेम चीज़ तो है, 3,000। ये वाली गलती हो रही होगी, यहाँ पे 42.6 निकाल दिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही वही सेम। तो अगर हम मार्क प्राइस का 42.6 निकालेंगे तो वो डिस्काउंट निकलेगा, क्योंकि ये तो डिस्काउंट निकाल रहे हैं ना ये चीज़। किसी अगर ये कोई 100% वैल्यू है, इसमें से अगर मैं 20 रुपये निकाल लूँ डिस्काउंट के रूप के, मतलब 20 का डिस्काउंट है, तो मैं डिस्काउंट परसेंट निकालूंगा तो मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। अगर मैं रिमेनिंग की निकालूंगा तो मैंने जितने में बेचा उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे हमें एसपी दे रखा है, डिस्काउंट नहीं दे रखा, तो इसलिए हम एसपी से इक्वेट करेंगे। चलें आगे। देखो, हाँ जी, 20% ऑफ ए इज एडेड टू 20% ऑफ बी, ठीक है। 20% ऑफ ए is add 20% of A is added to 20% of B and the answer is 40%। आंसर क्या है मेरा, 40% ऑफ B। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 20% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B, ठीक है। ये जो कट गया, A अपॉन B की वैल्यू कितनी आई, 1/1। अब देखो A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू कितनी है, 1, सामने वाली वैल्यू होती है। मैंने ये चीज़ बताई थी, परसेंटेज में ऑफ वाला नीचे, इस वाला ऊपर। तो B अपॉन A की वैल्यू निकालनी है मेरे को, मल्टीप्लाई बाय 100। B कितना है 1, A कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आई 100%। वैल्यू कहाँ है, 100%। चलें आगे। अब देखो अगले में क्या है, हाउ मैनी स्फेरिकल लीड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर। शॉर्ट्स क्या होते हैं, ये गोल गोल कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट, 2 रुपए में 2 लड्डू, ठीक है। तो वही चीज़ है शॉर्ट्स। और यह किससे बनाना है हमको, रेक्टेंगुलर सॉलिड से। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड से जो जिसकी लेंथ ब्रेथ और ये चीज़ मेरे को दे रखी है, ये 3 चीज़ दे रखी है, इसका मतलब हो गया लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट चीज़ ये मेरे को दे रखी है, मेरे को इस रेक्टेंगुलर चीज़ से और 8.4 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले शॉर्ट्स बनाने हैं, कितने बन जाएंगे ये पूछा है। तो वही फॉर्मूला है कि एक बड़ी वाली चीज़ से छोटी चीज़ बनानी है तो नंबर ऑफ टाइम्स इनटू छोटी वाली चीज़ का वैल्यू। तो अगर बड़ी वाली से छोटी वाली डिवाइड कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा, वही कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है हर बार। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, ठीक है। और वहीं पे फिर रेक्टेंगुलर सॉलिड जो भी है, जो है रेक्टेंगुलर सॉलिड, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब एक तरीके से क्यूबॉइड है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इन दोनों को बस डिवाइड करना है मेरे को, 88 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 42। यहाँ पे क्या करना है मेरे को फिर, 4 3 मेरा ऊपर गया,
मल्टीप्लाई बाय 22, 7 मेरा फिर ऊपर गया, और उसके बाद मेरे को करना 8.4 डायमीटर था तो 4.2 रेडियस हो गया, 42 इंटू 42 इंटू 42, और इधर कितना हो गया 1000। अब सॉल्व कर देते हैं। 42 से एक 42 कैंसिल, 22 4 ज़ा कैंसिल हो गया, 7 6 ज़ा 42, 3 2 ज़ा 6, और फिर 7 9 ज़ा 7 6 ज़ा 2, 3 2 2 ज़ा 4, 4 2 50, 7 5 0, 750 बनेंगे। आंसर आ गया। बस वॉल्यूम को डिवाइड करना था, कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। चलें आगे। अब देखो क्या है। हाँ जी। राज इनकम इज 45,000 और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 33,000 है। मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यही चीज़ होती है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो 45,000 रुपये वो कमा रहा है, 33,000 उसका जो क्या है एक्सपेंडिचर है। तो सेव कितने कर रहा है, 2 और 1 12, 12,000 वो कर ले रहा है सेव। अब इंक्रीज हो रही है इनकम उसकी 20% से। 20% कितना होगा, 45 दूनी 90, यानी 9,000 से इंक्रीज हो रही है। 45 9 6 54, 54,000। ठीक है, और 12% से ये इंक्रीज हो रही है। अगर ये जो है 12% से इंक्रीज हो रही है तो कितना हो गया, 330 इंटू 12, 330, 0 12 3 36, 3 12 3 36, 39, 3960 से इंक्रीज हो रही है। तो वैल्यू कितनी आ गई, 36390। ठीक है नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ, 36 लास्ट के 960 तो सेम ही है। 36960। हाँ वही। तो ये ज़ीरो हो गया, ये अपना फिर यहाँ पे 4 बचा, फिर ये फिर ज़ीरो हो गया, फिर ये अपना 7 बचा, और फिर यहाँ पे 7 बचा। तो ये कितना बचा, 17,040। इतने रुपए जो है वो कर रहा है। तो 12 और 5 17 होते हैं, तो 5,040 रुपये का इंक्रीज आ रहा है सेविंग में। किस पे आ रहा है, 12,000 रुपये पे। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से ज़ीरो कैंसिल, इस जीरो से ये 12 चौके 48, 12 दूनी 24, तो 42% का क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है सेविंग में। बताओ ठीक था, समझ आया। अब ये जो इस हाँ तरीके जी। के क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एक और तरीका होता है। आज मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। मिक्सचर एलिगेशन में एक मिक्सचर एलिगेशन का ही रूल होता है। इन्हीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन का टाइप पढ़ लो कि सैलरी की वैल्यू गिवन होगी या सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज़ गिवन होगी। क्या गिवन होगी, या तो वैल्यू या फिर रेशो। और उसके बाद ये बोला होगा कि इनकम में इतना इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो रहा है या एक्सपेंडिचर सेविंग में हो रहा है या इनकम सेविंग में हो रहा है, किसी भी चीज़ में हो रहा है, नो मैटर, बस इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, इन चीज़ों की रेशो गिवन होगी। इनकम और एक्सपेंडिचर की, इनकम एक्सपेंडिचर की हो सकती है वो, एक्सपेंडिचर सेविंग की हो सकती है वो, या फिर इनकम सेविंग भी हो सकती है वो। किन्हीं भी चीज़ की रेशो या एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होगी, और इन्हीं में किसी भी चीज़ में वो इंक्रीज या डिक्रीज बता देगा। नो मैटर कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे वो तुम्हें एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो भी इंक्रीज बता सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अगर यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर दे रहा है तो यहाँ भी इनकम एक्सपेंडिचर ही दे, किसी भी कुछ भी दे सकता है वो। तो इस वाले क्वेश्चन में तो हम, हमारे पास जो भी वैल्यू देगा, जैसे मान लो उसने एक्सपेंडिचर और सेविंग दिया, तो मैं यहाँ एक्सपेंडिचर लिखता, यहाँ सेविंग लिखता, दोनों को ऐड करके इनकम लिख देता, तीनों आ जाते। उसके बाद जो भी चीज़ का इंक्रीज बोला होता, जैसे एक्सपेंडिचर और सेविंग का बोल देता, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में इंक्रीज करके दोनों को ऐड कर देता, इनकम आ जाती। पूरा चार्ट बन के रेडी हो जाता, फिर कुछ भी सॉल्व कर लेता। दूसरा मेथड एलिगेशन वाला कैसे यूज होता है, देखो एलिगेशन का ना सिंपल फॉर्मूला है इसका, ऐसा कुछ वो नहीं है। एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो जो भी चीज़, फिर सेविंग में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इनकम आएगी, इनकम में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो इधर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को, देखो इनकम इज इंक्रीज बाय 20, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12, इनकम इज इंक्रीज बाय 20, सेविंग मुझे दे नहीं रखी, मैंने एक्स मान लिया। इधर मेरे को कितना दे रखा था, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा था। एक्सपेंडिचर है मेरा 33,000, 33,000, और इनकम कितनी है 45,000, तो सेविंग कितनी आई मेरे पास 12,000। माइनस कर दिया मैंने इन दोनों को, तो मेरे पास ये रेशो कितनी आई, 3 11 जा 3 4 जा 11 रेशो 4। तो रेशो गिवन होगी, डायरेक्ट लिख देंगे, वैल्यू गिवन होगी, रेशो निकाल लेंगे। वैल्यू कितनी आई 11 4। आज सुबह ही इनको सॉल्व करना बताया था मैंने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 12 इंटू 11 132,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 4x डिवाइडेड बाय 11 और 4 15 इज इक्वल टू 20। 132 प्लस 4x इज इक्वल टू 300। काट दो इसको, ये कट गया मेरा 4 3 33 पे और ये कितना कट गया मेरा 75 पे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 42। तो यहाँ से भी वैल्यू वही आएगी 42 और वैसे सॉल्व करोगे तो भी 42 ही आएगी। ये बस एक आज एलिगेशन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, इसलिए मैंने आपको ये मेथड बता दिया, वरना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। बेसिक से करो, एफकेट में सफिशिएंट टाइम है। टेक्स्ट बुक में तो फिर भी 30 मिनट मिलते हैं, वहाँ करना आराम से 50-55 मिनट में। ठीक है, आया समझ? हाँ जी भैया। ओके, अब देखो अगला क्या है। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन ए बिजनेस। पी इन्वेस्ट 1/5। पी जो है 1/5 इन्वेस्ट करता है, क्यू जो है वो 1/4 इन्वेस्ट करता है ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट के व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर। 5 चौके 20, 8 4 12 और 4 नहीं 15 20, 5 4 9 और 11 20, ये आंसर है इसका। ठीक है, 7 4 11 11 और 11 22, 5 4 9 9 9 18, ये भी नहीं बनेगा, ये आंसर है 20 वाला। कैसे? देखो टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/4, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/5। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट तो दे नहीं रखी, तो इन 1/5 और 1/4 का जो एलसीएम होगा वही टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम जो होगा वही टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। 5 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 20। यानी ये जो तीनों बंदे हैं ये टोटल किसी भी रेशो में डिवाइड करें लेकिन इनका टोटल तो हमेशा 20 ही आएगा। तो 20 आएगा तो 5 4 9 और 11 20, यही एक 20 बन रहा है और कोई नहीं बन रहा। निकाल के भी देख लो, 20 एलसीएम आया तो ये 1/5 कर रहा है यानी इसका 4 आएगा, ये 1/4 कर रहा है यानी इसका 5 आएगा। 9 तो इन्होंने कर दिया इन्वेस्ट, अब 20 करने के लिए 11 जो है वो आर इन्वेस्ट कर देगा। बस खत्म। चलें आगे। In a bag there are 5 red pen, 4 green pen. One randomly draws a pen. What is the probability of getting red pen? Red कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 9, 5/9। आगे बढ़ते हैं, इजी था ये तो। अब देखो क्या है, ये चीज़ है, बोर्ड मास वाला सॉल्व हो जाएगा। 11 डिवाइडेड बाय 11, ये बन गया 1, 11 1 जा 11 बन गया 11। ठीक है, फिर 11 डिवाइडेड बाय 11 11 1 और ये फिर बन गया 11, तो ये 11 हो गया। अब काट दो इसको, ये कितना बचा मेरे पास, ये +11 ये -11, ये +11 ये -11, 11 और 11 22, आंसर आ गया 22। चलें आगे। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting sum 13? 0। दो डाइस हैं, मैक्सिमम आउटकम दोनों में 6 6 ही आ सकता है, 6 से बड़ा तो नंबर ही नहीं आ सकता। तो 6 और 6 12 ही आ सकता है। कल भी बताया था किसी भी डाइस में मैक्सिमम 12 आएगा और मिनिमम 2 आएगा। ठीक है, एक भी नहीं आ सकता। एक क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई डाइस ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाए कि उस पर कोई भी नंबर नहीं आया। ठीक है, और जीरो किसी पे होता नहीं। तो या तो दोनों में 1 1 आएगा तो मिनिमम आउटकम क्या हो गया 2, या दोनों में 6 6 आ जाएगा तो मैक्सिमम आउटकम कितना होगा 12। अगर वो तुमसे पूछ ले कि सम सम पूछ ले, वो 1 से 2 से लेके 6 तक का, ठीक है 1 से 6 लिख देते हैं इसको, लेकिन होता ओरिजिनली 2 से 6 ही है। 2 से 6 तक का अगर वो तुमको सम पूछ ले तो उसकी वैल्यू होती है सम -1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी 36। वहीं पे अगर सम तुमको वो 7 से 13 तक का सम पूछ ले, 7 से 12 तक का, तो 7 से 12 तक का सम पूछ ले तो 13 माइनस सम डिवाइडेड बाय 36। एग्जैक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ताकि पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे लिख के कि अगर तुमसे पूछा उसने कि 7 का सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो तुम ऐसे लिखो कि 1 6 पहले आएगा, फिर 2 5 आएगा, फिर उसके बाद 3 4 आएगा, फिर 4 3 आएगा। ठीक है, 4 3 आने के बाद 5 2 आएगा, 5 2 आने के बाद 6 1 आएगा। ये है टोटल 6 आउटकम। 7 आने की सम पूछा था, डायरेक्ट 13 में से 7 माइनस कर देते डिवाइडेड बाय 36, तो भी तो 6/36 आता। ऐसे निकाला तो भी 6/36 ही आएगा। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना। चलते हैं आगे। A circular arc whose radius is 4 cm make an angle 45 degree at the center. Perimeter of the sector found। आज दोपहर ही करवाया था ये क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, केक वाला याद होगा कॉन्सेप्ट। केक में क्या होता है, ऐसे पीस काट लिया एक, तो जब केक का ऐसे पीस कटता है बाहर, तो पेरीमीटर के केस में क्या होता है, पेरीमीटर इज बेसिकली बाउंड्री, फेंसिंग, जो भी चीज़ बोल लो तुम। तो ये बाउंड्री सारी कट के आएगी, तो पेरीमीटर मतलब ये सारी इंक्लूड करनी है हमें। एरिया में तो ये कॉन्सेप्ट बस इतना सा इंक्लूड करना होता है, लेकिन पेरीमीटर मतलब ये सारा। तो सरकमफेरेंस होती है ये वाली, ये जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ,
तो ये तो बेसिकली क्या है 2πr। तो ये तो जितने एंगल की हम काटेंगे उतनी हो गई, थीटा बाय 360 एंगल की काटा मैंने और 2πr से। ठीक है, तो ये तो बेसिकली ये हो गई, लेकिन इसके साथ में ये दो R1 और R2 रेडियस भी तो आ रहे हैं, और बेसिकली तो R1 और R1 ही है, ये दोनों रेडियस सेम ही होते हैं एक सर्कल के। ठीक है, तो आर रेडियस, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 2πr प्लस 2r। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 45/360 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 4, और ये कितना हो गया मेरे पास 8। ठीक है, 9 5 ज़ा 9 4 ज़ा 5 8 ज़ा 4 2 ज़ा 8, कितना है 22/7 प्लस 7 8 ज़ा 56, कितना हो गया 78/7, 78/7। ये इसका आंसर हो गया। समझ आया? हाँ जी भैया। एफकेट में तो नहीं लगता है चांस की पूछेंगे ये वाला, बाकी देख लेते हैं। हो गए बेसिक बेसिक, तो सारे वॉल्यूम के फॉर्मूला भी कवर हो ही गए हैं ये जो मैराथन कर रहे हैं, और जितने भी बचे हैं ये अपने पेपर तक हो जाएंगे। अब देखो क्या है 85/34, 85/34, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, तो ये कितना हो गया 17 5 ज़ा 17 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 माइनस पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, ये किससे कट रहा अब 46 69 23 के टेबल में, हाँ 23 2 ज़ा और 23 3 ज़ा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 वाला किससे कट रहा है, 27 वाला कट रहा है किसी से 27 7 पंजे 35 5 दूनी 10, हाँ ठीक है 27 5 टाइम्स पे 1/5 माइनस 86/129, ये किससे कट रहा है 4 तिये 12 4 दूनी 8 42 से 4 दूनी हाँ 42 से। ठीक है ठीक है ठीक ठीक बोल रहे हो 2/3, और ये कितना हो गया फिर इसके बाद डिवाइड का 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 ऑफ का साइन, और उसके बाद 112/36 यानी 9 चौके 36 और 9 4 2 ज़ा 8 और 8, ये बना है इसका जो भी बना है इतना बड़ा। अब कर लो इसको सॉल्व, ये कितना हो गया डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो गया 10/3 और ये कितना हो गया मेरे पास 13/3। ठीक किया है क्या, मल्टीप्लाई बाय 13/2, 2 से 2 के हाँ 13/3 ऑफ 28/9, 13/3 माइनस 3/3, ये कितना हो गया माइनस का 1 ऑफ 28/9, बीच में आ गया मेरे पास ये कितना हो गया 5/36, बीच में प्लस हो गया 28/9, 36 एलसीएम हो गया उसका 5 प्लस 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 28 4 ज़ा 112 डिवाइडेड बाय 36, कितना हो गया 117/36, 7 8 9 9 से कट जाएगा ये, 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 9 4 13/4, अच्छा 4 तिये 12 और एक 13, ये आंसर है 3 1/4। ठीक है चलें आगे। हाँ जी भैया। Average age of a class of 40 student and a teacher reduces to 0.5 if we exclude the teacher। मतलब टोटल जितना भी है स्टूडेंट जो है मेरे पास 40 स्टूडेंट और टीचर, इन सबका जो सम है मेरे पास वो कितना है, यानी 40 स्टूडेंट प्लस टीचर। ठीक है, इनका जो सम है डिवाइडेड बाय 41 टोटल लोग हैं, इनका एवरेज कुछ ये है, हाँ इनका एवरेज कुछ ये है। जब हम टीचर सम से जब हम टीचर को 40 को टीचर को एक्सक्लूड कर देते हैं यानी 40 ही बच्चे रह जाते हैं, तो इनका एवरेज भी 0.5 से कम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। इफ़ द इनिशियल एवरेज एज इज 18 ईयर्स, यानी ये 18 ईयर दे रखा था मेरे को 18। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सम की 18 1 ज़ा 18 और 72 73, सम की वैल्यू कितनी आई 73, यानी 42 लोगों की सम कितनी थी 73, और यहाँ पे कितने हैं 40 लोग, यानी 738 में से मैंने टीचर को जब एक्सक्लूड किया और 40 लोगों को किया तो एवरेज मेरा 0.5 से कम हो गया, यानी पहले 18 था
अब कितना हो गया 0.5 से कम यानी 17.5, 175 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 738 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो गया 400 और 75 इंटू 4 300, 400 और 300 700। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 38। पूछा क्या है एज ऑफ टीचर 38 38 38। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। A man sell a camera for rupees 7200 at a profit of 20% and another camera for B for 9500 at a loss of 5%. Find his total loss or profit percent। देखो अब इस क्वेश्चन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम परसेंटेज लेके सॉल्व करते हैं, होगा नहीं वो चीज़, क्यों नहीं होगा मैं बाद में बताऊंगा। देखो पहला क्या है प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% इज 1/5 यानी 5 का सामान 6 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा था ना 1 ज़्यादा। उसके बाद है लॉस ऑफ 1/5% यानी 1/20, 5% इज 1/20 यानी 20 का सामान 19 में बेचा। टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस के लिए दोनों सीपी ऐड कर दिए मैंने 25 और दोनों अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन जो हमारी कंडीशन बन के रेडी हुई है उसके हिसाब से तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये हुआ क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वाला जो मेथड लगता है ये उस क्वेश्चन में लगता है जहाँ जो है मेरे को ये चीज़ गिवन होती है कि ईदर सीपी और एसपी आर इक्वल, कि इक्वल सीपी पे खरीदा था या इक्वल एसपी पे बेचा था और फिर जो है इतने इतने का लॉस कमाया, तब लगती है ये वाली चीज़। फिर हम इन दोनों को किसी एक चीज़ को, जो भी चीज़ सीपी एसपी जो भी इक्वल होती है वो चीज़ हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वल बना देते हैं और फिर सॉल्व होती है। जो ये डायरेक्ट केस होते हैं इनमें कुछ नहीं गिवन है, क्योंकि अब ये वाला किस कुछ कुछ इसमें खरीद के लाया होगा ये कुछ में, तो या तो ये एलिगेशन से सॉल्व होते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह लो या कंफ्यूजिंग कह लो, तो हम जो बेसिक करते हैं एफटेट के लिए वही करेंगे। क्या है 7200 20% था ना प्रॉफिट, तो 20 की वैल्यू 1/5 हो गई यानी 5 उसका सीपी हो गया, 1 उसका प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया 6, यानी इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7200, तो 1 की वैल्यू 12 6 तो 1200, तो 5 की वैल्यू 6000, यानी पहले आर्टिकल की जो आई है वो 6000 आई है और बेचा कितने उसमें 7200। वहीं पे दूसरे आर्टिकल, जो दूसरा आर्टिकल है उस पर जो है वो लॉस कमा रहा है यानी 1/20, तो यहाँ पे 19 की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है 9500, एक की वैल्यू कितनी आ गई 19 5 95 500, तो 20 की वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10 और 3 0 10,000, तो दूसरी कितनी आई है मेरे पास 10,000 और ये कितने में बेच रहा है 9500 में। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का हुआ। देखो टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस की वैल्यू निकालनी है मेरे को कि कितने का हुआ, तो यहाँ ये कितने में बेच रहा है 16,000 में, 16,000 में बेच रहा है और यहाँ पे वो कितने में बेच रहा है, यहाँ पे वो जीरो कितने में बेच रहा है जीरो, ये कितना हो गया 5 और 7 और 9 और 7 16, 16,700 रुपये में। तो यहाँ पे कितने का हो रहा है उसको टोटल प्रॉफिट 700 रुपये का, कितने पे हो रहा है 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल, एक से ये कैंसिल हो गई, वैल्यू आई इसकी 35/8, 8 4 ज़ा 32, उसके बाद 8 दिए 24, 7 ज़ा 56 और 5 यानी 4.375%, 4.3 ये राउंड ऑफ करके यही आएगी 4.38% का जो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ आया। हाँ जी भैया। एलिगेशन से भी बनेगा ना ये? क्या कह रहे हो? हाँ ये क्वेश्चन, एलिगेशन से बनेगा ना ये? हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा, करवाऊँ? हाँ उसी से बना है। अच्छा उससे बना लिया, अगर करवाना है तो मैं भी करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखो नहीं नहीं आ गया आंसर। चलो ठीक है, अब देखो क्या है दूसरे में क्या बोल रखा है, सॉलिड कोन विद कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया, यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का वो किसके है 2 गुना है बेस एरिया के। अब मेरे को पता है ये मेरे पास एक कोन होता है, ठीक है, ये जो है मेरे पास क्या है कोन है, ये कोन का, अब कोन ये पूरा कोन है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया अगर हम कोन को उठा के देखें तो ऊपर का जो ये गोल वाला पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं बेस, तो ये है बेस एरिया, मतलब कोन को ऐसे ढक्कन लगा दो तो जो चीज़ बनती है वो ढक्कन है बेस। ठीक है, तो ये है बेस एरिया, तो इसका एरिया क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया πr², यानी 2 इंटू बेस एरिया कितना हो गया πr²। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमारे पास वो होता है कोन, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl।
एल क्या होती है, स्लांट हाइट। बेसिकली ये कोन होता है, तो कोन के अंदर जो बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचती है नीचे रेडियस तक, वो होती है हाइट, ठीक है। और ये होती है रेडियस यहाँ तक, ये पॉइंट ओ तक। लेकिन ये जो ऐसे टेढ़ी वाली है ना, ये इसको बोलते हैं स्लांट हाइट एल। तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और इनका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्लांट हाइट हमें गिवन है और हाइट निकालनी है। तो बेसिकली पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आर से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर, यानी एल इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। एल जो है मेरे पास 6√3 है, इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू कितनी आई है, 3√3। अब सॉल्व कर लेते हैं। एल स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108। उसके बाद एच स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 9, 9 3 27, 27 इसमें से माइनस करूंगा, एक यहाँ से 8 यहाँ से, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एच। तो हाइट जो है वो कितनी आई मेरे पास, 9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P इज ट्वाइस एज गुड एज Q, यानी P जो है वो ट्वाइस एज गुड एज Q है, मतलब P जो है वो Q से 2 गुना काम एफिशिएंट है, 2 गुना काम करता है। तो P बाई Q की वैल्यू कितनी है, 2/1। फिनिश है वर्क इन 36 डेज, और टुगेदर करते हैं 2 और 3, 3 की एफिशिएंसी से 36 दिन में काम कर देते हैं, टोटल वर्क हो गया। P को कितना टाइम लगेगा, P की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, 2 18 का 18 3 54, 54, 54 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलें आगे, आगे चलते हैं। देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 7000 विल बिकम 8680, यानी 1680 रुपये का क्या है, इंटरेस्ट कमा रहे हैं एट 4% पर एनम। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 7000 की। 7000 किसकी वैल्यू है, 100% की। तो 4t की वैल्यू कितनी होगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1680। ये चीज़ हमें दे रखी है, छोड़ो बाद में बता दो। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एस आई कितना है मेरे पास, 1680। प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 7000। रेट कितना है 4, टाइम कितना है t, और यहाँ कितना आ गया 100। 2 0 ये वाली ये यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 4 ज़ा और 4 2 ज़ा, ठीक है, 7 6 ज़ा। तो टाइम इज इक्वल टू 6, टाइम इज इक्वल टू 6, ये आंसर है। अब क्या किया था मैंने, एक चीज़ बताई थी, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन रेट इंटू टाइम के इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट जब हमारे पास ये कब होते, ये हम शॉर्ट ट्रिक्स कब लेते थे, जब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू भी नहीं पता होती थी। हम प्रिंसिपल को बोला करते थे 100% होता है, अमाउंट को बोला करते थे 100 प्लस जो रेट इंटू टाइम होता है उसके इक्वल होता है, और जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इंटू टाइम। हम जब ये चीज़ किया करते थे तब हम लेते थे इसको रेट इंटू टाइम। होता तो बेसिकली रेट इंटू टाइम R/100 इंटू टी इज इक्वल, और यहाँ प्रिंसिपल जो है 100% होता है, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता था वो, ये चीज़ होती थी। तो यहाँ पे क्या है, देखो हमें वैल्यू किस चीज़ की गिवन है, इक्वेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ प्रिंसिपल है या है अमाउंट है, तो या तो अमाउंट इक्वेट कर दो या प्रिंसिपल। अब 7000 की वैल्यू जो है, 100% की वैल्यू 7000, एक की वैल्यू 7000/100। तो सीधा बोल लो कि 7000 जो है, ऐसे लिख लेते हैं इसको। अगर हम थोड़ा सा तेज़ करना चाहें अपनी कैलकुलेशन को, तो हम ऐसे लिखते हैं कि 7000 जो है वो 100 की वैल्यू है, यानी 100 डिवाइड में आएगा, जिसकी वैल्यू होती है वो डिवाइड में। तो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, 7000 जो है वो 100 की वैल्यू है। तो बताओ 4t की वैल्यू कितनी होगी, 4t की वैल्यू गिवन है 1680। इसको सॉल्व कर दोगे, ये वही चीज़ निकल के आएगी 6। तो टाइम कितना हो गया, 6। ऐसे भी ये चीज़ तो क्या है, वही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। बस थोड़ा सा क्या है, डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि 7000 जो है वो 100 की वैल्यू है, और ये चीज़। चले आगे, खत्म हो गया। हाँ जी। तो वो 11